हेलो एवरीवन। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक ऐसा टूल है हमारे पास जिसकी हेल्प से हम ऐसे इंटीग्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हेल्प से हम ऐसे इंटीग्रेशंस का एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उस टॉपिक पर जाने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और फिर हम उसको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से कनेक्ट करेंगे। अगली स्लाइड पर चलते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन मीन्स अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो रेड लाइन से शो किया हुआ है, ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी कर्व हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है। सो एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसकी बाउंड्रीज क्या हैं? इट इज़ बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, तो इसकी एक बाउंड्री एक्स एक्सिस हो गई। बिटवीन द लिमिट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, और इसकी जो दो बाउंड्रीज हैं एक्स एक्सिस पर, दीज आर x इक्वल टू a, सो ये x की वैल्यू है x इक्वल टू a एंड दिस इज ऑल्सो x। सो x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इसकी बाउंड्रीज हैं। सो ये एक क्लोज्ड फिगर है जो कि किससे बाउंड है? x एक्सिस से बाउंड है, और x एक्सिस पर दो ऑर्डिनेट्स हैं x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। नाउ नेक्स्ट, अगर हमारे पास जो फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, अगर वो कोई कांस्टेंट कर्व हो, कांस्टेंट कर्व मीन्स अगर इस टाइप का कोई कर्व है y इक्वल टू सी, सो y इक्वल टू सी इज एनी कांस्टेंट फंक्शन। सो कांस्टेंट फंक्शन इसके लिए ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। और इसकी जो लिमिट्स हैं एक्स एक्सिस पर, दीज आर x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। सो इस पोर्शन की लेंथ कितनी हो गई? इस पोर्शन की लेंथ हो जाएगी b माइनस a, क्योंकि ओरिजिन से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस b के बराबर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a के बराबर है। सो ये जो बीच वाला पोर्शन हो गया जो कि शेडेड पोर्शन है, दैट विल बी, इसकी लेंथ क्या होगी? b माइनस a, और इसकी विड्थ किसके बराबर है? दिस विड्थ इज इक्वल टू c। सो इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा? इट्स एरिया will be equal to L into B, लेंथ into breadth। सो इसका एरिया क्या होगा? एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इज B minus A, we can enclose this term in brackets, into breadth will be equal to C। So this will be the area of this shaded figure। So इस तरह हमें एरिया फाइंड करना बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट कर्व, कांस्टेंट फंक्शन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। सो इट इज़ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। सो अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन या उसका एरिया एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो y इक्वल टू सी है, अगर इस तरह का कर्व ना हो, आपके पास इस तरह का कोई कांस्टेंट फंक्शन ना हो और कोई जिगजैग कर्व हो, इस तरह का कोई कर्व आपको दिया हुआ है, कोई भी जिगजैग कर्व है, और इसके नीचे का आपको एरिया अगर फाइंड करना है, तब आप कैसे करेंगे? सो इट्स एरिया कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली, हाउएवर वी कैन फाइंड इट्स अप्रॉक्सीमेट एरिया क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू। आप ये देखेंगे इस फिगर में, ये जो वाला जो फिगर है इसमें आप ये देखेंगे आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर पहले की तरह एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक क्या दे रखा है आपको? कर्व पोजीशन दे रखी है। अब ये एरिया आपको फाइंड करना है। अब ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ना तो रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, ठीक है, ना ये ट्रेपीजियम बन रहा है। तो ऐसे फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए कोई एग्जैक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो एरिया जो हमें फाइंड करना है, इसको हम कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं।
तो इसके सपोज अगर हम 3 पार्ट्स कर दिए, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट हो गए इसके। अब अगर हम इन तीनों का एरिया फाइंड कर पाएँ और उनको जोड़ दें तो ये पूरा एरिया हमारा निकल आएगा, ठीक है, ये वाला एरिया पूरा निकल आएगा अगर हम इन तीनों पार्ट्स को जोड़ दें, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका एरिया निकाल लें, इस पोर्शन का एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। यहाँ पर अगर 3 पोर्शन है और हम इसका एरिया निकालें, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि एक कर्व पोजीशन है, एक जिगजैग पोजीशन है कर्व की, तो ये कोई डेफिनेट शेप नहीं बन रही जिससे कि हम इस फिगर का एरिया निकाल पाएँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आगे क्या करेंगे, हम इनके जो एंड पॉइंट्स हैं इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये ब्लू लाइन से जो दिखाया हुआ है, ये जो ब्लू लाइन से है ना, इसको हमने ज्वाइन किया है, इसी तरह इसको यहाँ पर ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, जिससे कि इसकी कोई डेफिनेट शेप बन के आ जाए। तो इस तरह से अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें और इन एंड पॉइंट्स को अगर जोड़ दें इस तरह से, ये जोड़ दिया हमने, तो अभी एक डेफिनेट शेप बन के आ गई है ना, एक 4 साइडेड फिगर बन गया जिसकी 2 साइड पैरेलल हैं और 2 साइड नॉन पैरेलल हैं। ये दोनों साइड पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स, ठीक है, 2 साइड पैरेलल एंड 2 साइड इसकी नॉन पैरेलल हो गई। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है, हमें इस कर्व के नीचे का ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया। लेकिन इसमें ये पोर्शन भी एक्स्ट्रा आ रहा है, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन भी एक्स्ट्रा कवर हो रहा है। सो इट मीन्स इसको भी रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके और ज़्यादा पार्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा एरिया हमारे पास आ रहा है उसको हम रिमूव कर पाएँ। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसमें और ज़्यादा पार्ट्स कर दिए। अब कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले हमने 3 पार्ट्स किए थे, अब हमने इसका जस्ट डबल कर दिया है, इसमें हमने इसके 6 पार्ट कर दिए हैं। अब हम हर एक पार्ट का अगर एरिया निकाल लें और सबको जोड़ दें तो हम इसका एक अप्रॉक्सीमेट एरिया फाइंड कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली क्यों, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये पोर्शन भी यहाँ पर बचा रहेगा जो कि एक्स्ट्रा है, लेकिन इसको भी हम कवर कर सकते हैं अगर इसके और ज़्यादा पार्ट कर दें। इट मीन्स इससे कंक्लूजन क्या निकला, अगर हमें किसी कर्व के नीचे एरिया फाइंड करना है तो उसके हम बहुत सारे अगर पार्ट्स कर दें तो उसका एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं या अप्रॉक्सीमेट एरिया फाइंड कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगा। अब इसमें कंडीशन क्या है कि जो हम पार्ट करेंगे उसमें हर एक पार्ट की विड्थ इक्वल होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर h से बताई हुई है। हर एक पार्ट की जो चौड़ाई है या विड्थ है वो h के बराबर हम मान के चलेंगे कि हम अगर 1 सेंटीमीटर का पार्ट कर रहे हैं तो सारे पार्ट 1 सेंटीमीटर के ही डिफरेंस पर होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एक शेप बन के आ रही है। अब कौन सी शेप बन रही है इसमें, दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजियम, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है, एरिया अंडर द कर्व इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, और ये पार्ट्स कैसे हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रेपीजियम्स, ठीक है, ये ट्रेपीजियम है। तो इसमें ट्रेपीजियम कैसा फिगर होता है, ये इस तरह का फिगर होता है जिसकी 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड नॉन पैरेलल होती हैं। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स को आपको जोड़ना है और मल्टीप्लाई किसका करना है, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो डिस्टेंस है। तो इनके बीच में हम डिस्टेंस क्या मान के चल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू h। सो h से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। सो इट्स एरिया विल बी इक्वल टू, अगर हम पहले ट्रेपीजियम की बात करें, अगर मैं ये वाला ट्रेपीजियम लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो पहले ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ये वाली पैरेलल साइड्स हैं। अब इसको हमने लिखा कैसे है, अब हम ये देख लेते हैं कि इसको लिखा कैसे है। ये जो x एक्सिस पर जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हमने इसके कितने पार्ट किए, 6 पार्ट किए हैं। सो पहली वैल्यू क्या होगी इसकी, पहली वैल्यू होगी a, जो कि इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट होती है ना। इंटीग्रेशन की जो लोअर लिमिट होती है ये x की पहली वैल्यू होगी और इसकी जो अपर लिमिट है ये x की लास्ट वैल्यू होगी। सो यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू x की a वैल्यू है ना, यहाँ से ये पूरा x एक्सिस है तो पहली वैल्यू a है, और a से हमें कहाँ तक जाना है, हमें a से b तक जाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट्स यही दी हुई हैं आपको, a से लेकर आपको b तक जाना है। और उसके कितने आप पार्ट करते हैं वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। सो पहला पार्ट h डिस्टेंस पर है, सो यहाँ पर पहला पार्ट हो गया, तो ये इस पॉइंट को हम बोल देंगे x1। नेक्स्ट पॉइंट को इसी तरह h और उसमें h और ऐड हो गया, फिर से x2, फिर से h ऐड किया आपने, x3, देन x4, देन x5 एंड x6। सो
सो एक्स नॉट जो वैल्यू है उसको हम ए बोल रहे हैं, ए को हम क्या बोल रहे हैं एक्स नॉट, और जो लास्ट वैल्यू बी है उसको हम बोल रहे हैं एक्स सिक्स, और जो बीच में वैल्यूज हैं दीज आर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर एक्स फाइव। अब जो एक्स नॉट पर जो हम वर्टिकल दूरी है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ट्रेपेजियम की साइड, ये वाई नॉट, एक्स वन पर वाई वन, एक्स टू पे वाई टू, तो ये वर्टिकल डिस्टेंसेज हैं इसकी, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं वी कैन सी दैट यहाँ पर अब 6 ट्रेपेजियम बन रहे हैं। अगर हम हर एक ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लें, ठीक है, और उन सबको ऐड कर दें तो ये पूरा एरिया निकाल सकते हैं। तो अब इसकी जो ट्रेपेजियम में साइड्स आ रही हैं, जो पैरेलल साइड्स है वो क्या क्या हैं, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव एंड वाई सिक्स, ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं हर एक ट्रेपेजियम की, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एच के बराबर है जो कि इक्वली डिवाइडेड है। सो एरिया, अगर हम पहले ट्रेपेजियम की बात करें, इस वाले ट्रेपेजियम की बात करें, तो इसका एरिया क्या होगा, इट्स एरिया विल बी इक्वल टू हाफ वाई नॉट प्लस वाई वन इंटू एच, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, एच का हमने मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह हम सभी ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शो किया हुआ है। हर एक ट्रेपेजियम का एरिया हर अलग एरो से दिखाया हुआ है। सो पहला एरिया हमने निकाला था अभी, इसी तरह दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, इस तरह से हमने हर एक ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लिया है, जो कि यहाँ पर आपको ये सब दिखाया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर एच जो है, एच क्या है, एच हर एक ट्रेपेजियम में है ना, ये एक्स की वैल्यूज़ में डिफरेंस है, ये एक्स की वैल्यूज़ का डिफरेंस है। एच ऐड करते हैं तो एक्स की अगली वैल्यू आपको मिल जाती है, जैसे ही आप एच ऐड करेंगे आप एक्स के अगले पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। सो एच कैसे निकालेंगे हम, एच विल बी इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टीशंस। अपर लिमिट क्या थी इंटीग्रेशन की, बी, लोअर लिमिट थी ए, और नंबर ऑफ पार्टीशंस मीन्स एन। अगर यहाँ पे हमने 6 पार्टीशन किए हैं तो एन की वैल्यू में 6 यूज़ करेंगे। सो एन इज़ द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ इंटीग्रल लिमिट। आपने जो इंटीग्रेशन की लिमिट है उसको कितने पार्ट्स में ब्रेक किया है, आपने इसके कितने पार्टीशंस किए हैं, दैट विल बी एन। सो हमें ये सब एरिया हमने फाइंड किया। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिससे कि हम पूरा एरिया निकाल पाएँ। सो एडिंग ऑल दीज एरियाज़, इस तरह से हमने सारे एरिया लेके, ये पहला एरिया है, ये दूसरा एरिया है, ये तीसरा एरिया है ना, ये फोर्थ एरिया, दिस इज फिफ्थ एरिया एंड दिस इज सिक्स्थ एरिया। इन सभी एरियाज़ को हमने क्या किया है, ऐड किया है। ऐड करने पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें y0 एंड y6 ये केवल इसमें एक बार आ रहा है, ठीक है, ये केवल इसमें एक बार है, लेकिन y1 आप देख रहे हैं 2 बार आ रहा है, इसी तरह y2 ये भी 2 बार आ रहा है, y3 ये भी 2 बार है, इसी तरह y4 एंड y5 भी 2 बार आ रहे हैं। और सब में कॉमन क्या टर्म है, सब में कॉमन टर्म क्या है, सब में कॉमन टर्म है हाफ और एच, ये सभी में कॉमन टर्म है हाफ एच। सो हमने हाफ एच को क्या किया, कॉमन ले लिया। सो एच अपॉन 2 विल बी कॉमन टर्म। अदर टर्म्स को हम ऐड करके लिख देंगे। हमने देखा कि y0 और y6 केवल एक बार आया, तो y0 प्लस y6, और अदर जो टर्म्स हैं वो सभी 2 बार आए हैं, इसलिए हमने उसको 2 टाइम्स कर दिया है, ठीक है। सो ये इसके लिए एक फॉर्मूला बन के आ गया कि एरिया आप किस तरह से निकाल सकते हैं, h अपॉन 2 इन बिग ब्रैकेट वी विल राइट y0 प्लस y6। y0 एंड y6 क्या है यहाँ पर, y की सबसे फर्स्ट वैल्यू प्लस y की सबसे लास्ट वैल्यू। तो ये याद करने का इसमें मेथड है कि सबसे पहले ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, y की सबसे फर्स्ट वैल्यू एंड y की सबसे लास्ट वैल्यू को ऐड करना है, प्लस 2 टाइम्स किसको करना है, जो y की अदर वैल्यूज बची हुई हैं उन सबको हमें ऐड करना है। सो इन जनरल एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f x dx इज इक्वल टू h अपॉन 2, सबसे पहला क्या लिखना है हमें, h अपॉन 2 बाहर लिखना है, फिर एक बड़ा ब्रैकेट, एक बिग ब्रैकेट यूज़ करना है या स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। स्क्वायर ब्रैकेट में एक स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले आएगा, जिसमें y की कौन सी वैल्यूज होंगी, सबसे पहले y की
फर्स्ट वैल्यू, y की फर्स्ट वैल्यू हम क्या बोलते हैं y0, और y की सबसे लास्ट वैल्यू, ये y की सबसे लास्ट वैल्यू होगी। ठीक है, सो पहले ब्रैकेट में हमें क्या चीज़ लिखनी है, y की फर्स्ट वैल्यू और y की लास्ट वैल्यू को हमें दोनों को ऐड करना है, प्लस 2 टाइम्स किसका करना है, फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो भी वैल्यूज बची हुई हैं y की, उन सबको हमें नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखना है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजॉइडल रूल। तो ट्रेपीजॉइडल रूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रेपीजियम के एरियाज को ऐड करके बनता है। ठीक है, नाउ एक बार इसकी समरी देख लेते हैं, हाउ टू अप्लाई ट्रेपीजॉइडल रूल। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड h। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि हम h की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे। h मीन्स x की वैल्यूज में डिफरेंस कितना होना चाहिए। सो h विल बी इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। b मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ पार्टीशन हम कितना करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन हम कितना भी कर सकते हैं, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ सेकंड स्टेप होगा फॉर्मुलेट द टेबल फॉर x एंड y। फिर हमें x और y के लिए टेबल बनानी है। ठीक है, y क्या होता है यहाँ पर, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जो कि हमें इंटीग्रेशन के अंदर दिया होगा। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये y इक्वल टू एफ एक्स होता है, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, वही y की वैल्यू होगी। अब x की वैल्यू तो आपको एक तरफ लिखनी होंगी। x की वैल्यू कैसे आएंगी, सबसे पहली वैल्यू जो x की होगी, दिस इज द लोअर लिमिट। x की सबसे वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, सबसे पहली वैल्यू ये इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट होगी। ठीक है, दिस विल बी लोअर लिमिट, आप देख रहे हैं a होती है। ठीक है, और x की सबसे लास्ट वैल्यू जो है ये वाला है, ये a है, a, और x की सबसे जो लास्ट वैल्यू है ये b होती है। और बाकी वैल्यूज कैसे मिलती हैं, हम हर वैल्यू में h ऐड करते जाते हैं। आप h ऐड करेंगे, आपको x की नेक्स्ट वैल्यू मिलती जाएंगी। ठीक है, इसको अभी हम एक एग्जांपल में देखेंगे। फिर ये जो x की वैल्यूज आई हैं, इन सबको आपको यहाँ पर fx में x की जगह पुट करना होगा, जिससे कि हमें y की वैल्यूज मिल जाएंगी। और इस तरह से हमें फिर फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जो कि अभी हमने ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला देखा था। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हियर इज एन एग्जाम्पल क्वेश्चन दैट इज use trapezoidal rule to evaluate 0 to 2.5 square root of 16 minus x square dx by taking 5 equal intervals। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लोअर लिमिट इसकी क्या है, लोअर लिमिट है इसकी 0। सो ये क्या हो जाएगा, ये x की सबसे पहली वैल्यू होगी, जिसको हम बोलेंगे x0, x0, और जो ऊपर 2.5 लिखा है वो x की सबसे लास्ट वैल्यू होगी। ठीक है, इसको हम a बोल रहे थे और इसको b बोल रहे थे। ठीक है, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये क्या होता है, ये होता है y। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये x का फंक्शन है इसलिए y होगा। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। बाय टेकिंग 5 इक्वल इंटरवल्स, इट मीन्स कितने इंटरवल करने हैं हमें, कितने पार्टीशन करने हैं, 5 पार्टीशंस करने हैं। इट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशंस विल बी इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5। लोअर लिमिट इज 0, इंटीग्रेशन में आप लोअर लिमिट देख सकते हैं 0 के बराबर है। अपर लिमिट इज 2.5, जो कि b की वैल्यू हो गई। सो h निकालने का क्या फॉर्मूला है, b माइनस a अपॉन n, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। सो अपर लिमिट 2.5 है, माइनस 0 लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ पार्टीशंस आर 5। तो इससे हमें h की वैल्यू क्या मिल गई, दिस इज 0.5। h की वैल्यू किस काम आती है, हमें फिर से याद रखना है, h की वैल्यू हमें x की नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने में यूज आती है। ठीक है, सो अब सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था कि अब हमें टेबल बनानी है। यहाँ पर टेबल में एक तरफ x लिखेंगे, दूसरी तरफ y लिखेंगे। सो x की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, 0, जो कि लोअर लिमिट होती है इंटीग्रेशन की। हमें ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 है, और 0 से कहाँ तक जा रही है, 2.5 तक। तो हमें 0 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जाना होता है, अपर लिमिट तक जाना होता है। ठीक है, लेकिन पार्टीशन में जाना होता है। पहले 0 से हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू पर जाएंगे, फिर उसके बाद अगली वैल्यू पर जाएंगे। ऐसे करते करते हमें 2.5 तक
पहुंचना होगा। ठीक, सो x की सबसे पहली वैल्यू तो हमें मिलती है लोअर लिमिट से, तो हमने 0 लिख दिया जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, 0 है लोअर लिमिट। उसके बाद x की अगली वैल्यू कैसे मिलती है, हमें h ऐड करना होगा। h की वैल्यू ये वाली है ऊपर जो लिखी हुई है, दिस इज h। तो हमें हर बार क्या ऐड करना है, 0.5 ऐड करना है। तो 0 में 0.5 ऐड किया तो 0.5 आ गया, जिसको हमने x की नेक्स्ट वैल्यू बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे x1। फिर से हमने क्या ऐड किया, h ऐड किया जो कि 0.5 है। तो 0.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि x की नेक्स्ट वैल्यू कहलाएगी x2। फिर से हमने h ऐड किया मीन्स 0.5, तो 1.5 आ गया, x की नेक्स्ट वैल्यू होगी ये, जिसको हम x3 बोलेंगे। फिर से हमने 0.5 ऐड किया तो 2 आ गया, और फिर से 0.5 ऐड किया तो 2.5 आ गया। अब 2.5 से आगे आपको टेबल नहीं बनानी है क्योंकि हम अपर लिमिट पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अपर लिमिट आ गई 2.5। तो कहाँ से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, और हर बार h जोड़ते हुए इस तरह से आपको कहाँ तक चले जाना है, आपको चले जाना है अपर लिमिट तक। ठीक है, हर बार h ऐड करते जाएंगे और धीरे धीरे आप कहाँ पहुँच जाएंगे, अपर लिमिट तक पहुँच जाएंगे। तो ये हमें सारी वैल्यूज़ किसकी मिल गई हैं, ये हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई x की वैल्यूज़, ये सभी x की वैल्यूज़ हैं। इनको हमें कहाँ पुट करना होगा, इन सभी x की वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर x की जगह रखना है एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू x की क्या है, 0, तो हमने यहाँ पर 0 रखा, ये आप देख सकते हैं, x की जगह 0 रखा। तो √16 ही होगा, उसकी वैल्यू 4 आएगी, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, y की फर्स्ट वैल्यू, दिस विल बी y0। अब x की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 0.5, अब हमने 0.5 रखा x की जगह, तो उस समय y की नई वैल्यू मिल गई, जिसको हम क्या बोलेंगे, y1। ठीक है, इसी तरह x की अगली वैल्यू क्या है, 1 है, उसको हमने फिर से रखा यहाँ x की जगह, तो y की न्यू वैल्यू हमें मिली, जिसको हम बोलेंगे y2। इस तरह से आप x की एक एक वैल्यू रखते जाएंगे और आपको y की नई नई वैल्यू मिलती जाएंगी, जिनको हम y0 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक ले गए, y5 तक। x5 के लिए y5 वैल्यू मिलेगी। तो ये हमें y की वैल्यूज़ मिल गई, y0, y1, y2, y3, y4 एंड y5। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को आपको कहाँ पुट करना होगा, जो ट्रेपीजॉइडल रूल का हमने फॉर्मूला देखा था। नाउ वी हैव द ट्रेपीजॉइडल रूल, a to b fx dx इक्वल टू h/2। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास में। अब हम ये देख सकते हैं इसमें कि n की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, n की वैल्यू हमें 5 गिवन है। ठीक है, सो n की जगह अगर हम यहाँ पर 5 रख दें, 5 रख दें, तो यहाँ पर हमने 5 रखा, और कहाँ पर 5 रखेंगे, और यहाँ पर हम 5 रखेंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर 5 रखते हैं तो फॉर्मूला कन्वर्ट किस में हो जाता है, इसमें हो जाता है जो नीचे लिखा हुआ है, y0 प्लस y5। पहले ब्रैकेट में कौन सी वैल्यूज आती हैं, y की फर्स्ट वैल्यू जो कि y0 है, और y की लास्ट वैल्यू जो कि y5 के बराबर है। अब y0 और y5 के बीच में कौन सी वैल्यूज़ हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ये y की फर्स्ट वैल्यू है और ये y की लास्ट वैल्यू है। ठीक है, ये y की फर्स्ट वैल्यू है और ये y की लास्ट वैल्यू है, तो इनको सबसे पहले ब्रैकेट में हमें लिखना है। अब इनके बीच में कौन सी वैल्यूज़ बची हैं, ये वैल्यूज़ बची हैं, इनको हम किसके साथ लिखेंगे, 2 के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो फिर से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो y0 प्लस y5 पहले ब्रैकेट में आएगा, प्लस 2 टाइम्स बाकी जो वैल्यूज़ बची हुई हैं y की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी, क्योंकि टेबल में इनके अलावा कोई और वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब हमें सबकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है टेबल में से। आपको पता है h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 0.5 है, तो वो हमने रख दिया। y0 की वैल्यू आपको टेबल से पता है 4 आ रही है। ठीक, y5 की वैल्यू आपको मालूम है 3.1225 आ रही है। इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ टेबल में से देखकर यहाँ पर रख दी। उसके बाद आपको इसकी सिंपल कैलकुलेशन कर लेनी है। तो कैलकुलेशन में क्या करना है, कैलकुलेशन में पहले ऐड कर लेंगे ब्रैकेट्स के अंदर की चीज़ों को, जो भी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करेंगे, इसी तरह इनको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद में जो भी आएगा उसका 2 से इनटू करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30.0276, और इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 7.1225। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जो पॉइंट हटाकर यहाँ पर 5/20 हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, और इस कैलकुलेशन को करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 9.2875, विच इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। जो कि हमने इंटीग्रेशन पहले जो मेथड पढ़ते थे उससे ना करके किससे किया है हमने,
एक टेबुलर फॉर्म बना के किया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम वैल्यूज़ को टेबुलर फॉर्म में यूज़ करते हुए कैलकुलेशंस करते हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं इसको और इसका एक अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल लेते हैं। और ये जो हमने आंसर निकाला है ना, ये जो आंसर है ये इसका एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है जो कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बहुत क्लोज होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप एक बार देखिए दोबारा से, ठीक है, क्योंकि इसको हम फिर इसको आप दोबारा एक दो बार देखेंगे और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।